नमस्कार साथियों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, राजकीय महाविद्यालय टोंक। राजकीय महाविद्यालय टोंक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट ग्रोथ फिजियोलॉजी एवं प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स के बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर पढ़ेंगे। वृद्धि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला एक मूलभूत आवश्यक अनिवार्य कैरेक्टर होता है। ग्रोथ एक जैविक प्रक्रिया होती है और उस ग्रोथ के दौरान जितने भी परिवर्तन होते हैं वे सभी परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, स्थायी होते हैं और एकदेशीय होते हैं। पादपों में वृद्धि पादपों के विभिन्न भागों में, उनके आकार में, भार में, आयतन में वृद्धि होती है। लंबाई, क्षेत्रफल और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। वृद्धि को नियंत्रित करने वाले जो कारक होते हैं, कुछ बाह्य कारक होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं और उसके साथ साथ कुछ आंतरिक स्तर पर भी जो है जीव द्रव्य के द्वारा भी ग्रोथ का नियंत्रण किया जाता है। वृद्धि सामान्यतः सभी सजीवों के अंतर्गत पाई जाती है, जिसमें प्लांट हो या जीव जंतु हो। लेकिन फ़र्क यह है कि पादपों में जो वृद्धि होती है वह लोकलाइज्ड वृद्धि होती है और जंतुओं की यदि हम बात करें तो जंतुओं में जो वृद्धि होती है वह डिफ्यूज्ड प्रकार की होती है। यदि वृद्धि का निलंबन एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा, वातावरणीय कारकों के द्वारा जब नियंत्रित हो या उनके द्वारा जब किया जाता है तो इसे सुप्ति कहा जाता है, क्यूसेंस कहा जाता है। और दूसरा, जब वृद्धि का निलंबन आंतरिक कारकों के द्वारा, अब आंतरिक कारकों में हार्मोनल हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, जब इनके द्वारा किया जाता है तो उसे डोरमेंसी कहा जाता है, प्रसुप्ति कहा जाता है। सामान्यतः वृद्धि के दौरान भार में बढ़ोतरी होती है, लेकिन आलू और बीजों का जो अंकुरण है वो इसका अपवाद है, क्योंकि इस समय वृद्धि होती है लेकिन भार जो है घट जाता है। पेड़ पौधों के अंतर्गत फल, पुष्प और पत्तियों में सीमित ग्रोथ पाई जाती है, लेकिन यदि हम उनकी जड़ और तनों की बात करें तो उनके शीर्ष भाग में असीमित ग्रोथ पाई जाती है। जड़ों के अंतर्गत यदि अधिकतम वृद्धि की बात करें तो वह शीर्ष भाग के पीछे होती है। शीर्ष भाग पर रूट में रूट कैप प्रेजेंट होती है। उस रूट कैप के पीछे का जो भाग होता है उसमें मैक्सिमम ग्रोथ पाई जाती है। वैसे हिमपात के समय जो प्लांट होते हैं उनकी जैविक क्रियाएं न्यूनतम होती है। वृद्धि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जीवधारियों के आकार, भार और आयतन में होने वाला अस्थायी और अप्रत्यावर्ती जो परिवर्तन होता है, जो बढ़ोतरी होती है, उसे ग्रोथ कहा जाता है। ग्रोथ निम्न श्रेणी के पादपों में और जंतुओं में डिफ्यूज्ड प्रकार की ग्रोथ पाई जाती है, लेकिन जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं उन उच्च श्रेणी के पादपों में जो वृद्धि है वह एक विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित पाई जाती है और इन विशिष्ट क्षेत्रों को विभज्योतक क्षेत्र कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन कहा जाता है। तने के शीर्ष भाग और जड़ के शीर्ष भाग पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक ऊतक प्रेजेंट होते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि एक बीजपत्री पादपों की बात करें तो उनमें पर्व संधि और पत्तियों के आधार पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक ऊतक प्रेजेंट होता है। इस इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक ऊतक के कारण ही एक बीजपत्री पादपों की लंबाई में जो वृद्धि होती है वह तीव्र गति से होती है। यहीं पर यदि हम बात करें लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक की, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक
के द्वारा पादपों की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। उच्च पादपों के अंतर्गत जो वृद्धि पाई जाती है वह लोकेलाइज्ड वृद्धि होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फेज ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की प्रावस्थाएं। जितने भी मल्टीसेलुलर प्लांट होते हैं, बहुकोशिकीय पादप होते हैं, उन सभी बहुकोशिकीय पादपों के अंतर्गत वृद्धि की जो प्रावस्था होती है उन्हें 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, 3 भागों में विभक्त किया गया है। जिसमें पहली प्रावस्था आती है सेल डिवीजन फेज, कोशिका विभाजन प्रावस्था, या इसी को कहा जाता है कोशिका निर्माण प्रावस्था। ये वृद्धि की प्रारंभिक प्रावस्था होती है। इस प्रावस्था के दौरान नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। पादप अपने आप में या अपने आप को तीव्र ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए तैयार करता है। अतः इस प्रावस्था को पूर्व निर्माण प्रावस्था भी कहा जाता है। इस प्रावस्था के दौरान जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, विभज्योतक होता है, उसकी कोशिकाएं निरंतर समसूत्र विभाजन के द्वारा विभाजित होती रहती है। सेकंड आता है कोशिका दीर्घकरण प्रावस्था, सेल इलोंगेशन फेज। इस प्रावस्था में कोशिकाएं एक निश्चित दिशा में ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है, और नवनिर्मित जो कोशिकाएं होती है वो अपने आकार में प्रसार करती हैं। इस प्रावस्था के दौरान पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो फैलती है और स्पष्ट रिक्तिका का, वैक्यूल का इसमें निर्माण होता है। स्पष्ट रूप से वैक्यूल इसमें दिखाई देने लगती है, नया जीव द्रव्य इसमें संश्लेषित होता है, और इस दौरान प्लांट का जो बॉडी वेट होता है, ड्राई वेट होता है, वो बढ़ने लगता है। तीसरी आती है कोशिका विभेदन, सेल डिफरेंशिएशन। ये प्रावस्था गुणात्मक परिवर्तन लाती है और अंगों का निर्माण करती है, इसलिए इसे मॉर्फोजेनी या ऑर्गेनोजेनी या डेवलपमेंट फेज भी कहा जाता है। इस प्रावस्था के दौरान कोशिका में स्थायी परिवर्तन होते हैं, और इस दौरान कोशिका की भित्ति के अंतर्गत सेकेंडरी वॉल का, द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। साथ ही कोशिकाओं के अंतर्गत प्लास्टिड का निर्माण होता है, और कोशिका अपने आप को विशिष्ट कार्य के लिए, यह हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं कार्य के प्रति विशिष्टता प्राप्त करती है। कोशिकाएं अपनी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में परिवर्तन करती है और रासायनिक विभेदन होता है। इन तीनों ही प्रावस्थाओं को पादप की जो रूट होती है उसके मूल शीर्ष में, रूट अपेक्स में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है पैटर्न या कोर्स ऑफ ग्रोथ। सर्वप्रथम वॉनसेक्स ने समय और वृद्धि के बीच में ग्राफ लिया था और उन्हें एस आकार का, स्टेशनरी फेज का एस आकृति का वक्र उन्हें प्राप्त हुआ था, जिसे वृद्धि वक्र कहा जाता है, या उसे सिग्मॉइड वक्र भी कहा जाता है, या उसे हम ग्रांड पीरियड ऑफ कर्व भी कहते हैं। कोशिका अंग या जीवधारी के जीवन का एक्सपोनेंशियल फेज ग्राफ ऐसा ही आता है। वृद्धि का ग्राफ प्लांट्स के अंतर्गत और जंतुओं के अंतर्गत दोनों में ऐसा ही आता है, लेकिन समय भिन्न भिन्न हो सकता है। इसे भी निम्न भागों में डिवाइड किया गया है। पहला काल आता है लैग फेज या लैग पीरियड। लैग फेज जो है कोशिका डिवीजन से, कोशिका विभाजन से संबंधित होता है, और इसमें जो वृद्धि की दर होती है बहुत धीमी होती है, अल्प होती है, लेकिन इस फेज के दौरान कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इस प्रारंभिक काल में बहुत धीमी गति से प्लांट वृद्धि करता है। सेकंड फेज आती है लॉग फेज या लॉग पीरियड। इस प्रावस्था को एक्सपोनेंशियल फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इस फेज के दौरान प्लांट तीव्र गति से वृद्धि करता है, और इस फेज के दौरान ही प्लांट में अधिकतम ग्रोथ होती है। यह प्रावस्था कोशिका दीर्घकरण से संबंधित होता है। इस चरण में मैक्सिमम, सर्वाधिक तीव्र गति से प्लांट वृद्धि करता है। ब्लैकमैन के अनुसार जो
लॉग फेज में पादप की जो ग्रोथ होती है वह एक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होती है। यदि हम उदाहरण लें तो डेंडोकैलेमस जेजेंसिया में, जिसे एशियाटिक बांस कहा जाता है, उसमें जो ग्रोथ होती है 57 सेंटीमीटर प्रतिदिन के हिसाब से उसमें ग्रोथ पाई जाती है। तीसरी फेज आती है स्टेशनरी और स्टडी फेज। इस फेज को दौरान जो प्लांट होता है उसमें जो वृद्धि होती है वह लगभग अल्प होती है, शांत होती है, और वृद्धि एक तरह से रुक जाती है इस प्रावस्था के दौरान। इस प्रकार से प्लांट की वृद्धि के दौरान जो 3 फेज होती है उनमें लगने वाला जो समय होता है उसे हम ग्रांट पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट आता है जो तीसरी फेज है उसको थोड़ा और विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझा गया है। यह कोशिका विभेदन से भी संबंधित होती है, और इसके दौरान जो है वृद्धि की दर जो होती है लगभग स्थिर हो जाती है, और वृद्धावस्था में कम होने वाली वृद्धि के फल समय को ही ग्रांट पीरियड ऑफ ग्रोथ कहते हैं। 1 वर्षीय पादप, 2 वर्षीय पादपों में अंतिम चरण में जो वृद्धि होती है वह स्थिर होती है, अतः इस अवस्था को स्टडी फेज भी कहा जाता है। बहुवर्षीय पादपों की यदि हम बात करें तो इस अवस्था के बाद भी वृद्धि धीमी गति से चलती रहती है, अतः इसे स्टेडी ग्रोथ कहा जाता है, स्थिर वृद्धि कहा जाता है। पादपों के अंतर्गत लॉग फेज के तुरंत बाद यदि पादप नष्ट हो जाता है तो जो वक्र होता है वह जे आकृति का प्राप्त होता है, और वृद्धावस्था में जो जीर्णता चरण होता है, सेंसेंस फेज होता है, वह पाया जाता है। इस समय वृद्धि जो है बिल्कुल नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। कुछ पादपों के उदाहरण में आप देखते हैं कि कुछ पादपों में जो फ्रूट्स होते हैं उन फ्रूट्स के अंतर्गत जो है डबल सिग्मॉइड वक्र प्राप्त होता है, जैसे कि एप्रिकॉट है या पाम है। इनमें 2 फेज होती है। एक फेज होता है फलों के निर्माण के समय, और दूसरा फेज होता है फलों के परिपक्वन के समय। पादपों में वृद्धि का मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है? पादपों के वृद्धि को मापने वाला जो अपरेटस होता है, यंत्र होता है, उसे ऑक्जेनोमीटर कहा जाता है, और ऑक्जेनोमीटर के द्वारा कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा पादप में वृद्धि का मापन किया जाता है। पहली विधि आती है प्रत्यक्ष परीक्षण द्वारा, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा। सेकंड मेथड आता है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप के द्वारा, और तीसरा आता है क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। ये जो तीसरा मेथड है जिसमें क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, इसको सर जेसी बोस के द्वारा तैयार किया गया था, और इसमें वृद्धि को लगभग 10,000 गुना बढ़ाकर के ये दर्शाता है। नेक्स्ट आता है वृद्धि मापी के द्वारा, इनके ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। ऑक्जेनोमीटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है आर्क ऑक्जेनोमीटर, चाप ऑक्जेनोमीटर, या इसी को लेवर ऑक्जेनोमीटर भी कहा जाता है। सेकंड आता है फेफर का ऑक्जेनोमीटर, इसे हम पॉली एक्जोनोमीटर भी कहते हैं, और इसमें जो ग्राफ बनता है वह स्थायी ग्राफ बनता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो स्क्रू ऑक्जेनोमीटर। ये जो सेकंड नंबर का और तीसरे नंबर का, यानी सेकंड और थर्ड जो ऑक्जेनोमीटर है, इनके द्वारा प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि का मापन भी किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और ये किस प्रकार से जो है वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है कि लाइट, प्रकाश फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, रूट और शूट, प्रारंभ और मूल की वृद्धि की जो डायरेक्शन होती है उसका निर्धारण प्रकाश के द्वारा ही किया जाता है। प्रकाश वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था और बीज अंकुरण के दौरान आवश्यक नहीं होते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बीज अंकुरण के दौरान निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं होता है, तो
लाइट एक ऐसा कारक है, प्रकाश एक ऐसा कारक है कि बीज अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंधेरे में भी जो है बीजों को उगाया जा सकता है। कभी कभी प्रकाश के अभाव में जो पौधे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, लंबे और पतले हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं, तो ऐसे पौधे एटियोलेटेड पौधे कहलाते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में पादपों में जो है पांडुरता रोग हो जाता है, जिसे यानी कि एटियोलेशन हो जाता है। प्रकाश के द्वारा पौधों में वृद्धि को प्रभावित करने के लिए निम्न 4 प्रकार के अलग अलग फैक्टर जो काम करते हैं, जिसमें पहला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अधिक तीव्र प्रकाश जो है वृद्धि को कम कर देता है। यदि हम बात करें हेलियोफाइट की, प्रकाश स्नेही पादपों की, तो उनमें जब तीव्र प्रकाश होता है तो तीव्र प्रकाश के दौरान मोटाई में वृद्धि होती है, जबकि जो छायादार प्लांट होते हैं जिसे सियोफाइट्स कहा जाता है, ये कम प्रकाश में लंबाई में वृद्धि करते हैं। सेकंड आता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। प्रकाश काल का प्रभाव प्रमुखतः रिप्रोडक्टिव फेज के ऊपर अधिक होता है, साथ ही फ्लावरिंग के ऊपर भी यानी कि पुष्प काल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिसे फोटोपीरियोडिज्म कहा जाता है। तीसरा पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ लाइट। छोटी किरणें पराबैंगनी तथा अधिक बड़ी किरणें अल्ट्रावायलेट वृद्धि को सीमित कर देती है। जो रेड रेज होती है वो वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। चौथा पॉइंट आता है डायरेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की दिशा पौधे के विभिन्न अंग और विशेष तौर पर पैरों के मुड़ने का प्रक्रम प्रदर्शित करते हैं और यह प्रक्रिया फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। तो इस प्रकार से जो लाइट है उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट या क्वालिटी ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये सभी प्रकाश के कुछ फैक्टर है जो प्लांट की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, तापमान। वृद्धि के लिए पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूलतम तापमान लगभग 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो उस कंडीशन में कोशिका का जीव द्रव्य विघटित होने लग जाता है और जो कोशिका की यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वह रुक जाती है। टेम्परेचर पादपों के पुष्पन पर न्यून ताप का प्रभाव बसंतीकरण कहलाता है। जीरो डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर पेड़ पौधों के अंतर्गत जो वृद्धि है वह रुक जाती है और जीव जम जाने के कारण जो है प्लांट्स में उनकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन कई पौधे ऐसे हैं जिनकी स्पोर्स -0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 104 डिग्री सेल्सियस तक भी जीवित रहते हैं। पेड़ पौधों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर इनकी जो वृद्धि होती है वह 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। अर्थात पेड़ पौधों के लिए जो Q10 का वैल्यू होता है वह 2 से 3 होता है। वृद्धि के जो प्रभावित करने वाले वृद्धि को प्रभावित करने वाले ताप कारकों में जो टेम्परेचर है उसमें अलग अलग प्लांट्स के लिए टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वह अलग अलग प्रकार से जो है प्रभावित करती है। जैसे कि अल्पाइन पादपों की यदि हम बात करें तो जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं तो उनमें 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है मैक्सिमम ग्रोथ पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे समशीतोष्ण पादप है तो वो मैक्सिमम ग्रोथ उनमें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर पाई जाती है। जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं उनकी यदि हम बात करें तो वहाँ पर पादपों में जो वृद्धि होती है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम पाई जाती है। सॉरी, यहाँ पर ये 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इस प्रकार से प्लांट जो है
नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन एंड जल। जल की यदि हम बात करें तो कोशिका की जो टर्जिडिटी है उसको बनाए रखने के लिए जल एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जो कि वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि स्फीत दाब को टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने का काम जल के द्वारा ही किया जाता है। वृद्धि के दौरान इसकी जो वैल्यू है वह शून्य नहीं होनी चाहिए, तो टर्गर प्रेशर को बढ़ाता है, जिसके कारण जो वृद्धि होती है वह भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जीव द्रव्य में जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, सक्रियता के लिए भी जल का होना आवश्यक होता है। अगला नेक्स्ट फैक्टर आता है ऑक्सीजन। कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक होता है। ऑक्सीजन रहित वातावरण में जो प्लांट होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज़मीन की अधिक गहराई में जब बीज डाल दिया जाता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण वह उग नहीं पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। ऑक्सीजन अधिक होती है तो उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन की क्रिया भी अधिक होती है, और जब ऑक्सीडेशन की क्रिया अधिक होती है तो एटीपी का निर्माण अधिक होता है, और जब एटीपी का निर्माण अधिक होता है तो ग्रोथ भी अधिक होती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन जो है प्लांट ग्रोथ को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है खनिज। किसी भी प्लांट की स्वस्थ वृद्धि के लिए खनिजों का एक निश्चित मात्रा में प्लांट को उपलब्ध होना अति आवश्यक होता है, उनकी उपापचयी क्रियाओं के लिए अनिवार्य होते हैं। पोषक तत्वों में न्यूट्रिएंट्स में यदि हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का जो रेशो है वह ग्रोथ को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जब कार्बन नाइट्रोजन का रेशो कम होता है तो उस दौरान प्रोटोप्लाज्म का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में होता है, और जिसके कारण जब प्रोटोप्लाज्म का निर्माण अधिक होता है तो मैकेनिकल टिश्यू का निर्माण भी अधिक होता है, और उस दौरान प्लांट में अधिक ग्रोथ होती है। जब प्लांट के अंतर्गत CN रेशो यानी कि कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का रेशो कम होता है तो उस दौरान प्रोटोप्लाज्म अधिक बनता है, लेकिन मैकेनिकल टिश्यू का निर्माण कम होता है और ग्रोथ अधिक होती है। इसके अपोजिट यदि CN रेशो अधिक होता है तो उस कंडीशन में प्रोटोप्लाज्म का निर्माण कम होता है, मैकेनिकल टिश्यू का निर्माण अधिक होता है और ग्रोथ कम होती है। तो इस प्रकार से ग्रोथ को प्रभावित करने वाला जो कारक है उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी, खनिज पोषक तत्व भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक फैक्टर। पेड़ पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में जेनेटिक फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि प्लांट की जो जीनोटाइप और फिनोटाइप होती है वह भी प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से आज हमने वृद्धि की कौन कौन सी फेज होती है, कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इन सब को विस्तार पूर्वक पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ हार्मोन, या हम कह सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। थैंक यू सो मच।